हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं लीगल टॉक विद संजय। आज हम जानेंगे आरटीआई की सारी जानकारी। आरटीआई कैसे लगाएं, कहां लगाएं, कैसे क्या प्रोसीजर होता है आरटीआई का, उसके बारे में जानेंगे। आरटीआई एक्ट इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ठीक है, आरटीआई की फुल फॉर्म जो होती है राइट टू इंफॉर्मेशन होती है, और इसके बारे में जो एक्ट बनाया गया था, जो एनफोर्स किया गया था, वो 2005 में किया गया था दोस्तों। What is RTI? The RTI is Information Act 2005 is an Indian law that एक सेकंड दोस्तों law that empowers every citizen to seek an information from the government or public authorities, thereby promoting transparency and accountability in the working of the government। जैसे कि दोस्तों आरटीआई क्या होती है कि जो भी सरकारी अधिकारी होता है उसके बारे में किसी भी इंडियन लॉ दैट, ये भारतीय कानून है, एम्पावर एवरी सिटीजन जो भारतीय जो नागरिक है, प्रत्येक जो भारतीय नागरिक है, टू सीक एन इन्फॉर्मेशन, वो कोई भी एप्लीकेशन जो है आरटीआई की सीक ले सकता है एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से। जो आम जो नागरिक है वो किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से किसी भी प्रकार की जानकारी, जैसे कोई भी किसी भी तरीके का काम हुआ हो, या कोई भी किसी का पेंशन का काम हो, कोई रोड वगैरह का काम हो, या सरकारी अधिकारी ने जो भी काम किया हो उसके बारे में जानकारी ले सकता है, जो पब्लिक अथॉरिटीज जो होती हैं उनसे। ठीक है, उसके बाद में देर बाय प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इन वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या कहना चाहता है कि जो गवर्नमेंट के अंडर में जो भी काम हुए हैं उनके बारे में ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता लाने के लिए, उन चीज़ों को मतलब रूबरू करवाने के लिए, हकीकत में क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ है उन चीज़ों से रूबरू करवाने के लिए हर एक आम आदमी का या भारतीय नागरिक का अधिकार है वो उस चीज़ के बारे में जानना। तो उसके लिए एक आरटीआई एक्ट बनाया गया था, ये जो कि 2005 में बनाया गया था। एनेक्टमेंट और एनफोर्समेंट डेट इसकी 2005 की गई थी। ठीक है, बैकग्राउंड जाने तो दोस्तों एनेक्टमेंट जो होगा 15 जून 2005 को हुआ था। ठीक है, कैम इनटू फोर्स। जो एनफोर्समेंट डेट जो बताई गई है दोस्तों 12/10/2005 में ये लागू किया गया था। रिप्लेस्ड फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। जो फ्रीडम इंफॉर्मेशन एक्ट जो हमारा बनाया गया था पहले, जो फ्रीडम इंफॉर्मेशन एक्ट जो होता था 2002 में बनाया गया था, वो उसको ही रिप्लेस करके या उसमें कुछ इम्प्रूव करके ही आरटीआई एक्ट बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, वो जो कि 2005 में 12/10/2005 को लागू कर दिया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में देखेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द आरटीआई एक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी इसके मोटिव क्या होता है आरटीआई बनाने का, या आरटीआई एक्ट जो भी लाने का, उसका मेन मकसद या पर्सपेक्ट क्या होता है उसके बारे में बता रहा है दोस्तों। ठीक है, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ने जो भी किसी भी तरीके के काम करवाए गए हैं उनके बारे में पारदर्शिता लाने के, जैसा कि मैंने पहले बताया गया था। एम्पावर सिटीजन टू सीक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटीज़। ठीक है, इसके बारे में क्या कह रहा है कि एम्पावर, कि लोगों को ये पावर दी गई है, आम आदमी को, आम नागरिक को ये पावर दी गई है कि किसी भी प्रकार की जो भी जानकारी होती है उसको पब्लिकली या फिर सबको पता चलना चाहिए उसके बारे में, इसलिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लाया गया था। रिड्यूस करप्शन बाय मेकिंग द सिस्टम मोर ओपन एंड आंसरेबल। जैसे कि कोई भी सरकारी अधिकारी किसी भी तरीके का कोई भी घोटाला ना कर सके उसके बारे में बताया गया है, कि किसी भी प्रकार का कोई घोटाला ना कर सके उसके बारे में। ठीक है, या फिर अंडर द टेबल कुछ भी काम करे और पब्लिक में कुछ दिखाए काम ऐसा हो रहा है, और मतलब कागज़ों में काम कुछ हो और हो तो उसके बारे में। जैसे कि बेसिकली ग्राउंड लेवल पे काम होता है, जैसे कि किसी के गांव में रोड कंस्ट्रक्ट होना है, उस रोड में कितना मटेरियल लगा है, क्या कुछ लगा, क्या इन्वेस्टमेंट लगी है, कितना टेंडर पास हुआ है और कितना गवर्नमेंट से आया है, उसके बारे में ट्रांसपेरेंसी के लिए। कई बार क्या होता है कि अधिकारी आगे से तो ज़्यादा मतलब 1 करोड़ रुपए का टेंडर करवा लिया पास, ठीक है, लेकिन एक सीआर का टेंडर पास करवा लिया, लेकिन गांव में अगर जाके देखें लोकल विलेजेस में कौन देखने को आता है, जो सरकारी जो देखने के लिए आते हैं उसको 20-30-50 हज़ार रुपये दे के और उसको एक साइड किया जाता है। ठीक है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे मतलब एक आदमी तो उसको
जो भी इंस्पेक्शन के लिए आएगा कि भी ग्राउंड लेवल पे क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके बारे में देखने के लिए आएगा, उसको 20-30 हज़ार रुपये दे के और साइड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में कोई नहीं देखता था दोस्तों पुराने समय में कि 20 से 30 के दिया जाता था, कोई नहीं देखता था कि ग्राउंड लेवल पे क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ, इस गांव में कुछ काम हुआ भी नहीं है। ठीक है, उसके बारे में पारदर्शिता लाने के लिए ये कॉलम बनाया गया। रिड्यूस करप्शन। करप्शन क्या कहता है दोस्तों कि उसी चीज़ के बारे में कोई भी सरकारी अधिकारी पैसे लेकर वो गांव में किसी भी प्रकार का काम करवाया गया है, उस चीज़ों को की पारदर्शिता लाने के, जैसे गांव का सरपंच हो गया, तो उन चीज़ों के लिए पारदर्शिता लाने के लिए आरटीआई एक्ट बनाया गया है दोस्तों। थर्ड पॉइंट यही कहता है, स्ट्रेंथ डेमोक्रेसी बाय एनेबलिंग इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेटिंग बाय सिटीजन। एवरी सिटीजन जो दोस्तों हर एक जो आम नागरिक होता है उसको पार्टिसिपेट का मतलब होता है कि उसको अधिकार है पार्टिसिपेट। एक तो अलग पार्टिसिपेट जो पार्टी वाला होता है ना, वो पार्टिसिपेट नहीं दोस्तों, इसमें पार्टिसिपेट क्या होता है कि भागीदारी होता है। भागीदारी की किसी भी तरीके की जानकारी लेने के लिए उसका हर एक प्रकार का राइट होता है। ठीक है, स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी एक आज़ाद और एक स्वतंत्र होता है। ठीक है, वो स्वतंत्र अधिकार प्राप्त करता है कि वो किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन सरकार से ले सकता है कि हमारे गांव में या अड़ोसी पड़ोसी गांव में या किसी भी गांव में कहाँ कहीं पर भी कितनी ग्रांट मिली है, कितना क्या कुछ हुआ है, उसके बारे में जानकारी ले सकता है दोस्तों। उसके बारे में बताया गया था। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, व्हाट इन्फॉर्मेशन कैन बी रिक्वेस्टेड। व्हाट इन्फॉर्मेशन कैन बी रिक्वेस्टेड, सिटीजन कैन रिक्वेस्ट एनी इन्फॉर्मेशन दैट इज। सिटीजन क्या होता है कि जो आम नागरिक होता है, भारतीय जो नागरिक है, वो किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन ले सकता है। ठीक है, सिवाय जो भी बाउंडेड की गई है गवर्नमेंट के द्वारा की जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं उनको छोड़ के, मतलब जो भी पब्लिकली जो चीज़ें की गई है ना उनके बारे में हर एक जो जानकारी लेने का अधिकार रखता है। हेल्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटी, जो पब्लिक अथॉरिटी ने बताई गई हैं। सेंट्रल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर और यूनिट्स। मतलब कि ये कहना क्या चाहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ों के अलावा और जो प्राइवेट सेक्टर होता है, लोकल गवर्नमेंट होता है, लोकल बॉडीज़ जो होगी, ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होगी, ठीक है, उनके बारे में किसी भी प्रकार का कोई भी जानकारी वो ले सकता है। ठीक है, उसके बारे में बताया गया दोस्तों। ठीक है, रिलेटेड टू फंक्शनिंग डिसीजन डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट्स रिकॉर्ड्स ईटीसी। ठीक है, इसके ये क्या कहना चाहता है दोस्तों कि इससे रिलेटेड जो भी फंक्शनिंग हुई है, जो भी इवेंट्स या जो भी कार्य किए गए हैं हमारे गांव में, किसी की गली बनने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, या फिर मतलब बाल कल्याण विभाग में मतलब कितनी कार्य किए गए हैं, उनको कितने फंडिंग वगैरह हुई है, उन चीज़ों के बारे में हर एक फंक्शनिंग कह सकते हैं उनको। ठीक है, डिसीजन, किसी भी प्रकार का जो डिसीजन लिया गया है उनके प्रति, जो डॉक्यूमेंट जो हो गए, जो भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए गए हैं, ठीक है, जो भी रिपोर्ट तैयार की गई है, जो भी रिकॉर्ड किया गया है, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड जो होता है, किसी भी प्रकार का किसी भी अलग अलग विभाग में अलग अलग रिकॉर्ड होता है, जो भी रिकॉर्ड बनाया गया है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ले सकता है दोस्तों। उसके बारे में बताया गया दोस्तों। अब क्या कहता है दोस्तों, एक्सेप्शन सेक्शन 8। एक्सेप्शन ये क्या कहता है दोस्तों, जो भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें, इनमें कॉन्फिडेंशियल चीज़ों के बारे में जिक्र कर दिया गया है दोस्तों। एक्सेप्शन सेक्शन 8 टू आरटीआई एक्ट 2005 में बताया गया है। ठीक है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी, सोवरेन इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इसके बारे में आप जानकारी नहीं ले सकते। पर्सनल इंफॉर्मेशन दैट डजंट हैव सीवर पब्लिक इंटरेस्ट, किसी भी तरीके का कोई पब्लिक इंटरेस्ट हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। कैबिनेट पेपर और ट्रेड पेपर, सीक्रेट पेपर जो होते हैं, वॉलेट पेपर जो होते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते दोस्तों। ठीक है, ये प्रोहिबिटेड कुछ बताए गए हैं, उनके बारे में आप जानकारी नहीं ले सकते। जो आम जो चीज़ें होती हैं, जो पब्लिकली जो होते हैं, पब्लिक डोमेन में जो भी चीज़ें होती हैं, उसके बारे में हर एक जानकारी आप ले सकते हैं। ठीक है, हु आर द पब्लिक अथॉरिटीज़। अब जानेंगे दोस्तों, हु आर द पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी कौन सी होती है? पब्लिक अथॉरिटी इंक्लूड आर गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो होती है वो पब्लिक अथॉरिटी कही जाएगी। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, पब्लिक सेक्टर जैसे अंडरटेकिंग मतलब जो कि एक ठेके के ऊपर काम करते हैं या किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो जो अंडरटेकिंग जो होते हैं ना, उनके बारे में। म्यूनिसिपल एंड पंचायत जो एमसी वगैरह होते हैं गाँव में,
जैसे पंचायत तो गांव में होगी, और म्यूनिसिपल जो कमेटी होगी, एमसी जिसको बोला जाता है, मेयर वगैरह होते हैं, ये नगर पालिका वगैरह, नगर परिषद वगैरह, नगर निगम वगैरह, इनके बारे में वहाँ से ले सकते हैं। तो और किसी भी प्रकार के एनजीओ जो फंडेड गवर्नमेंट हैं, उनसे, एनजीओ वगैरह हो गए, जो भी एनजीओ चला रहे हैं, उनसे हम किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। अथॉरिटी अंडर द आरटीआई एक्ट, जो भी अथॉरिटी है आरटीआई एक्ट के अंदर, जैसे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंटेड इन एवरी डिपार्टमेंट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, जो भी डिपार्टमेंट है वो प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन के लिए, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है। ठीक है, वो उस चीज़ की जानकारी देगा हम हर हाल में। ठीक है। फर्स्ट अपील अथॉरिटी, फर्स्ट अपील अथॉरिटी क्या होता है कि जब भी कोई किसी भी डिपार्टमेंट में हम आरटीआई लगाते हैं और वो उसका जवाब नहीं देता, उसके अपील के बिहाफ पे हम कहाँ जा सकते हैं, उसने जवाब नहीं दिया भाई, उसने इस आरटीआई को मतलब वैलिड नहीं माना या लीगल नहीं माना या उनको सीरियस नहीं लिया, उसके बारे में फर्स्ट अपील जो होती है दोस्तों, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये जो दोस्तों 3 पार्ट होते हैं, जो दोस्तों अथॉरिटी होती हैं, जो यहाँ बताया गया है ना, अथॉरिटी अंडर द आरटीआई एक्ट। ठीक है। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, फर्स्ट अपील ऑफिसर, ठीक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ये जो दोस्तों सेंट्रल जो ये होगी, स्टेट लेवल से अलग हटके होगी दोस्तों। जैसे सेंट्रल लेवल पे हम कोई भी किसी भी तरीके का कार्य हुआ ना, उसके बारे में आरटीआई ले रहे हैं, तो उसके बारे में ये अथॉरिटी के बारे में बता रहा है कि ये अथॉरिटी वहाँ से होती है। ठीक है। एंड द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, एसआईसी हो गया। ठीक है। फाइनल अथॉरिटी ऑफ हियरिंग कंप्लेंट ऑफ अपील, जो एसआईसी जो हो गया दोस्तों, ये फाइनल अथॉरिटी मानी गई है, जो जिस पे हम अपील कर सकते हैं कि भी किसी भी चीज़ का कोई भी ग्रीवेंसेस जो है या आरटीआई जो भी हुई है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। हाउ टू फाइल आईटीआर। ठीक है दोस्तों, अब जानेंगे दोस्तों आरटीआई फाइल कैसे करते हैं। राइट एन एप्लीकेशन इन प्लेन पेपर और ऑनलाइन। ठीक है दोस्तों, 2 मोड में कर सकते हैं दोस्तों, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन के 2-3 पड़ाव होते हैं, वो पार करने पड़ते हैं, उनमें सारी चीज़ें डिटेल वगैरह फिलअप करनी पड़ती हैं, कहाँ पे क्या होता है, पब्लिक डोमेन में क्या काम हुआ उसके बारे में, जिस भी के विषय के बारे में आपको आरटीआई जाननी है उसके बारे में दोस्तों ऑनलाइन जो होता है, ऑनलाइन की साइट भी आगे आपको बता दी जाएगी। ठीक है। ऑनलाइन अगर करना चाहते हो तो, ऑफलाइन में अगर चाहते हो तो आप हैंड रिटन या प्रोफॉर्मा वगैरह भी मतलब अवेलेबल हो जाते हैं, उनमें आप हैंड रिटन से आरटीआई जिस भी डिपार्टमेंट को मांग रहे हैं उसके लगा सकते हैं दोस्तों, और वो हर हाल में आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। एड्रेस टू पीआईओ, जो भी पीआईओ जो ऑफिसर जो हमने ऊपर बताया गया था, पीआईओ जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो होगा उसको लगेगी दोस्तों। ठीक है। टू द, सबसे पहले पब्लिक इंफॉर्मेशन कंसर्न द डिपार्टमेंट, उस कंसर्न डिपार्टमेंट का आपको पब्लिकेशन इंफॉर्मेशन ऑफिसर देखना पड़ेगा दोस्तों, पीआईओ देखना पड़ेगा, उसका नाम लिखना पड़ेगा। जैसे हमें पुलिस विभाग को डालना है तो टू द डीएसपी। ठीक है। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट को डालना है तो टू द एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो भी अपने ज़िले का, या ज़िले में एक एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक ऑफिस होता है जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर, कुछ ऐसा कुछ बोला जाता है उसको, उसका डाली जाती है। ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हरियाणा में अगर आप आरटीआई फाइल कर रहे हैं तो हरियाणा में आप टू सर वो आरटीआई कम ऑफिसर डालना पड़ेगा आपको। आरटीआई कम ऑफिसर जो भी अपना ज़िले में या फिर कहीं पर भी होगा ना, उसमें अपने आप पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसके लिए आपको मिनिमम से मिनिमम 10 रुपये का जो 10 रुपये का दोस्तों पोस्टल ऑर्डर लगाना पड़ेगा दोस्तों, मिनिमम से मिनिमम। उसके आरटीआई अगर हम किसी को लगा रहे हैं, एप्लीकेशन हैंड रिटन दे रहे हैं, तो उसके साथ 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगा के आप बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं। और आप जिस भी कंसर्न ऑफिसर से आप जानकारी ले रहे हैं, उसके स्पेशल आरटीआई ब्रांच होगी अपने ज़िले में, वहाँ पे जाके आप मैन्युअली भी दे सकते हो और उसकी रिसीव पा सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो ऑनलाइन आरटीआई जैसे कि मैंने पहले बताया दोस्तों, 4th स्टेप क्या होता है कि सबमिट विया पोस्ट। ठीक है दोस्तों, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बाई पोस्ट भी आप भेज सकते हैं, इन पर्सन भी दे सकते हैं। ठीक है। थ्रू आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल। 3 स्टेप जो होते हैं हमारे दोस्तों, 3 स्टेप मैंने पहले ही बताया था दोस्तों, 3 जो स्टेप होते हैं ये यही होते हैं दोस्तों आरटीआई लगाने की। ठीक है दोस्तों। ऑनलाइन अगर आपको आरटीआई लगानी है दोस्तों, आरटीआई, ठीक है, RTI online.gov.in पर आप लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है। सबमिट विया पोस्ट आप
समझ सकते हैं दोस्तों। जैसे हम हैंड रिटन किसी भी कोरे पेपर पे लिख के टू द RTI कम ऑफिसर, किस डिपार्टमेंट से लेनी है, नीचे डिपार्टमेंट, विषय विषय उसके बारे में कि किस बारे में हमें, जैसे हमारे गांव में बिजली के खंभे लगे हैं उसके बारे में जानने के लिए, ठीक है, उसके बारे में नीचे विस्तार से लिखेंगे। सेवा में स्वयं निवेदन यह है कि जो भी अपना अधिकारी का नाम है या स्वयं जो भी है उसका नाम लिखना है कि मैं फलाना फलाना फलाने गांव का रहने वाला हूं और मेरे गांव में ऐसे ऐसे खंबे लगे हैं, या जो भी गली बनी है, या किसी भी प्रकार की मतलब गवर्नमेंट जो भी फंडिंग हुई है उसके बारे में जानकारी चाहता हूं, कितना काम हुआ है, कितना क्या हुआ है, कितने बिल पास हुए हैं, वो उन सारी चीज़ों की सत्यापित प्रतियां चाहता हूं, ऐसा कुछ लिख के, है ना। ठीक है, उसके बारे में हर एक जानकारी चाहता हूँ। जिस भी तरीके की जानकारी आपको लेनी है ना वो उसमें हैंड रिटन में लिख के बाई पोस्ट आप भेज सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको अपने ज़िले में उन डिपार्टमेंट का ऑफिस है या फिर मतलब कोई भी पुलिस अधिकारी है किसी भी प्रकार का मिस हैपनिंग करता है, या फिर मतलब आपने कोई भी दरख्वास्त लगाई उसके बारे में क्या कार्रवाई की गई है उसके बारे में RTI लगानी है, तो अपने ज़िले में मैनुअली DSP ऑफिस होते हैं, ठीक है, SP ऑफिस होते हैं, वहाँ पर आप RTI लगा सकते हो, उसके बारे में आप पूछ सकते हो। ठीक है, सेकंड स्टेप ये हो गया दोस्तों। ठीक है, थर्ड स्टेप जो हो गया दोस्तों ऑनलाइन हो गया दोस्तों। उसमें आपको सारी डिटेल वगैरह जो फॉर्म में फिलअप होंगे वो आप मतलब फिलअप कर देना, उसके बारे में आपकी RTI सबमिट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आपका जो भी प्रोसेस होगा वो आगे मैं बता देता हूँ। ठीक है, टाइम लिमिट फॉर रिस्पॉन्स, जैसे ही हम दोस्तों RTI लगाते हैं, RTI किसी भी डिपार्टमेंट को लगाते हैं, हमें जो भी ऑफलाइन मोड में जो डायरी नंबर मिल जाता है वो आज का मिले, कल का मिले, कब का भी मिले, उस डेट से हमें 1 महीने का टाइम होता है दोस्तों, 30 डेज़ का टाइम दिया गया है दोस्तों एज़ पर RTI एक्ट। ठीक है दोस्तों, 30 डेज़ का टाइम दिया गया है फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेस्ट। आपने एक रिक्वेस्ट डाली है, एक एप्लीकेशन फॉर्म डाला है, उसका 30 दिन का टाइम मिलता है दोस्तों, आपका या तो जवाब मिलेगा, ठीक है, अदरवाइज़ आपको कुछ भी जवाब वगैरह कुछ रिस्पॉन्स वगैरह नहीं मिलता है तो आप उसकी फर्स्ट अपील में जा सकते हो। ठीक है, विद इन 40 हेवर इफ़ द मैटर कंसर्न लाइफ और लिबर्टी, अगर किसी भी लाइफ और लिबर्टी का काम हो गया, ठीक है दोस्तों, इसके बारे में बताया गया है, लाइफ और लिबर्टी का कोई भी काम हो गया उसकी RTI अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको 48 होवर का टाइम ही मिलेगा। ठीक है, 48 होवर में आपको जवाब देना पड़ेगा किसी भी डिपार्टमेंट को, किसी भी डिपार्टमेंट के लगाई है तो आपने। ठीक है, ठीक है, नो रिस्पॉन्स विद इन टाइम डिमांड रिफ्यूज़ल, जैसे कि इस टाइम के ड्यूरेशन में आपको, जैसे कि ये टाइम दिया गया है, ये टाइम दिया गया है 30 डेज़ का टाइम दिया गया, 48 होवर्स का टाइम दिया गया है, इसके ड्यूरेशन में आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, डिमांड रिफ्यूज़ल किसी भी प्रकार की इनकारी मिलती है, एंड यू कैन फाइल एंड अपील, आप को किसी भी प्रकार की रिफ्यूज़ल मिलती है इसमें तो आप इसके लिए अपील फाइल कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, अपील एंड कंप्लेंट प्रोसेस। फर्स्ट अपील दोस्तों उस डिपार्टमेंट के FAA क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट अपील अथॉरिटी। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट अपील अथॉरिटी जो भी है वो उसको आपको कंसर्न जो भी अपने डिस्ट्रिक्ट में या फिर कहीं पर भी किसी भी डिपार्टमेंट का है वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। जैसे पुलिस विभाग का देखें तो SP को लगा सकते हैं, ठीक है, और जैसे पंचायती विभाग का दे सकते हैं तो DDPO को लगा सकते हैं उस चीज़ के फर्स्ट अपील अधिकारी। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट को दे सकते हैं तो जो ब्लॉक लेवल होता है जो ज़िले में बैठते हैं उनको आप लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, किसी भी प्रकार के रिफ्यूज़ल में आप फर्स्ट अपील अधिकारी के पास जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, सेकंड अपील इन्फॉर्मेशन दोस्तों CIC सेंट्रल, जो स्टेट लेवल जो होते हैं CIC सेंट्रल लेवल पे चले जाएगी, SIC स्टेट लेवल पे चले जाएगी। विद इन 90 डेज़ के अंदर दोस्तों ये आपको अथॉरिटी पता करनी पड़ेगी दोस्तों, अपने राज्य में कहाँ पे जो सेंट्रल लेवल की या स्टेट लेवल की जो इन्फॉर्मेशन कमीशन जो होता है वहाँ पे आपको फर्स्ट अपील सेंड करनी पड़ेगी दोस्तों। अगर यहाँ से भी आपको जवाब नहीं मिलता है, किसी भी प्रकार का सेटिस्फाइंग कोई जवाब नहीं मिलता है, उसके बाद में आप SIC में जा सकते हैं, SIC के बाद में आप CIS में जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको ये चीज़ें पता करनी पड़ेंगी अपने स्टेट में, अपने राज्य में, अपने देश में कहाँ पे ये चीज़ें हैं। ठीक है, कंप्लेनेंट कैन बी फाइल डायरेक्टली कमीशन,
अंडर सेक्शन 18। सेक्शन 18 के अंदर आप डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार की आरटीआई का कोई भी जवाब नहीं मिलता तो आप एक सेक्शन 18 के अंदर आप डायरेक्ट आरटीआई लगा सकते हो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, पेनल्टीज़ अंडर आरटीआई। पेनल्टीज़ दोस्तों क्या होती हैं कि किसी भी प्रकार का पीआईओ द्वारा डिले किया गया है, ठीक है। जैसे हम ऊपर अधिकारी के पास गए, उन्होंने उन चीज़ों के बारे में जवाब मांगा, तो मान लो कि पीआईओ ने 30 डेज़ या 48 होवर्स के टाइम से मतलब कुछ भी काम नहीं किया इन चीज़ों में, ठीक है। मान लीजिए 1 महीना 1.5 महीना लग गया, तो उसमें आपको पेनल्टी वगैरह 250 रुपये पर डे। ऊपर का जो डिपार्टमेंट आप जहाँ पर भी गए हो, CIS या SIS में गए हो, SIC में गए हो, वहाँ पर ये चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें दोस्तों वो पेनल्टी लगा देंगे दोस्तों उनको इस चीज़ के विषय पे, ठीक है दोस्तों। और किसी भी डिपार्टमेंट के का जो होता है, जो भी अधिकारी होता है, उसको वो मतलब अपने आप ही सारी चीज़ों को हैंडल की जाएंगे दोस्तों, ठीक है। ये 250 रुपये पर डे के हिसाब से उनको पेनल्टी वगैरह लगाई जाएगी। डिसिप्लिन एक्शन में भी रिकमेंडेड, जो भी डिसिप्लिन होगा ना दोस्तों, उसको हमेशा ही प्रेफर करेंगे और रिकमेंड करेंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 में दोस्तों आरटीआई का नया अमेंडमेंट आया था। गिव द पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई थी डिसाइड टेनोर, सैलरीज एंड सर्विस कंडीशन ऑफ CIC एंड SIC। सेंट्रल जो अधिकारी होते हैं या स्टेट जो ऑफिसर्स होते हैं, उनका किसी भी प्रकार की सैलरी वगैरह, टेनोर वगैरह, उनके बारे में डिस्कशन करने के लिए बताया गया है दोस्तों, ठीक है। क्रिटिसाइज एंड रिड्यूसिंग इंडिपेंडेंट ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन, जो इंफॉर्मेशन कमीशन होता है ना दोस्तों, उनको इंडिपेंडेंस देने के लिए उन चीज़ों के बारे में बताया गया है दोस्तों, ठीक है। इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ आरटीआई, देखो दोस्तों इम्पोर्टेंट सेक्शन क्या होते हैं आरटीआई में, जो सेक्शन हमें इम्पोर्टेंट याद रखने चाहिए या फिर हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। सेक्शन 3, राइट टू इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल सिटीजन दोस्तों। ऑल सिटीजन, हर एक नागरिक को आरटीआई का अधिकार है दोस्तों, उसके बारे में बताया गया है दोस्तों। ओब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़, जो भी पब्लिक अथॉरिटीज़ जो होती है, उनके किसी भी प्रकार के ओब्लिगेशंस जो होते हैं, उनके बारे में बताया गया है दोस्तों। प्रोसीजर एंड रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन, किसी भी प्रकार का आरटीआई में प्रोसीजर होता है या उसके बारे में इंफॉर्मेशन के बारे में, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी के बारे में कोई भी प्रोसीजर होता है, वो सेक्शन 6 में आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। डिस्पोजल ऑफ आरटीआई रिक्वेस्ट, आपने कोई भी आरटीआई लगा दी दोस्तों, आपकी किसी की रिक्वेस्ट के बिहाफ पे आप उसको आरटीआई को वापस लेना चाहते हैं, या फिर मतलब किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ हो गया हो, या फिर आपको जानकारी नहीं चाहिए हो, या फिर किसी भी प्रकार के सर्कमस्टांस में होगा दोस्तों, उसमें आप आरटीआई को डिस्पोजल भी करवा सकते हो और वापस भी ले सकते हो दोस्तों। एग्जम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर, किसी भी प्रकार का डिस्क्लोजर के बारे में बताया गया है दोस्तों। किसी कोई चीज़ को छोड़कर उस चीज़ में आरटीआई में जा सकते हैं, किसी चीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं, किस को आप इंक्लूड कर सकते हैं। एग्जम्पशन का मतलब किसी को छोड़ना, या फिर किस चीज़ को छोड़ के आप उन चीज़ों के बारे में कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, उसके बारे में बताया गया दोस्तों। अपील एंड प्रोसीजर, सेक्शन 19 क्या कहता है दोस्तों, हम अपील किससे कर सकते हैं, जिस भी अधिकारी CIS या SIC में हम जा रहे हैं, उसके बारे में बताया गया है दोस्तों। अपील का प्रोसीजर बताया गया है दोस्तों। पेनल्टीज़ क्या होती है दोस्तों, पेनल्टीज़ जो भी हमने पीछे बताया गया दोस्तों, 250 रुपये पेनल्टी वगैरह लगती है दोस्तों, उसके बारे में बताया गया है दोस्तों इस सेक्शन में दोस्तों। ये देखो 250 रुपये पेनल्टी और 25 पर डे के हिसाब से, और 25,000 रुपये तक लगाई जा सकती है दोस्तों। इनमें पेनल्टीज़ के बारे में बताया गया है दोस्तों सेक्शन 20 के अंदर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में इम्पैक्ट क्या हो सकता है दोस्तों आरटीआई का, एक्सपोजर मेजर स्कैम, जो भी स्कैम वगैरह होते हैं दोस्तों, कई बार आरटीआई के बिहाफ पे हो जाते हैं दोस्तों। जैसे हम किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी जानकारी लेके और वहाँ पे उन चीज़ों के बारे में घोटाला वगैरह, किसी भी प्रकार की कोई भी अथॉरिटी होती हैं, जैसे आदर्श हाउसिंग स्कैम होते हैं, ये कभी डिटेल में कभी आगे डिस्कशन करेंगे दोस्तों। कमेंट कर देना दोस्तों, किस टॉपिक के बारे में आपको वीडियो चाहिए, उसी टॉपिक के बारे में बता दी जाएगा दोस्तों, ठीक है। जैसे कि आम से आम पब्लिक को हर एक जानकारी चाहिए, उसके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है दोस्तों, ठीक है। हम
हर एक आम नागरिक को उस चीज़ के बारे में जागरूक कर रहे हैं दोस्तों। इसके लिए ये वीडियो बनाई जाती है। हेल्प द सिटीजन गेट राशन कार्ड, पेंशन एंड जस्टिस इन डे और डे मैटर्स। आरटीआई का इम्पैक्ट है दोस्तों, ये क्या कहना चाहता है कि हेल्प करता है आरटीआई। गेट राशन कार्ड, राशन कार्ड जो किसी का कट जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, किसी की पेंशन कट जाती है, ठीक है। एंड जस्टिस, किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ों की कोई ग्रीवेंसीज हो जाती है, या फिर किसी के साथ अन्याय हो जाता है कि मतलब उसको पेंशन कम मिल रही है, या फिर पेंशन में से नाम काट दिया गया है, या फिर पेंशन कई दिनों से आ नहीं रही है, उन चीज़ों के बारे में दोस्तों हेल्प करता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। या किसकी कितनी कितनी पेंशन बनी है दोस्तों, उसके बारे में बताया गया है दोस्तों। या किसी जो भी कोई वृद्ध आदमी है, उसकी मतलब एज वगैरह के अकॉर्डिंग पेंशन बनाई गई है कि नहीं बनाई गई है, उसके बारे में किस बिहाफ पे उसकी पेंशन बनाई गई है, उन चीज़ों के बारे में जानने के लिए दोस्तों राशन कार्ड में हो गया, जैसे किसका नाम कट गया है और किसका नाम रिमूव किया गया है, अपने आप डिपार्टमेंट ने काट दिया गया है, या फिर कैसे किसी भी तरीके की किसी को राशन कम मिल रहा है, उन चीज़ों के बारे में, कितना राशन मिल रहा है, उन चीज़ों के बारे में पता करने के लिए तो होता है दोस्तों, ठीक है। ये एक पारदर्शिता लाने के लिए उन चीज़ों को किया जाता है। इम्प्रूव्ड सिटीजन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, हर गवर्नेंस के अंदर कोई भी किसी भी तरीके का पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव करने के लिए ये चीज़ें बताई गई हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आपको सरल और आम भाषा में बताया गया दोस्तों, हर एक चीज़ मैंने डिटेल में बता दी गई है दोस्तों। आपको आम भाषा में बताया गया है दोस्तों कि आरटीआई में किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी हासिल करने के लिए आम से आम नागरिक किसी भी प्रकार की जानकारी चाहता है, उन चीज़ों के बारे में मतलब हर चीज़ बताई गई है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मेन मोटिव, मेन पर्सपेक्टिव क्या होता है दोस्तों, ये जो मैं आपको एक बार दोबारा से बता दूं कि आपको आरटीआई अगर लगानी है तो आप सिंपल पेपर पे या फिर किसी के पास प्रोफोर्मा है, या फिर आप प्रोफोर्मा आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो। आप थ्रू पोस्ट या स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से आप आरटीआई लगा सकते हो, ठीक है दोस्तों, ठीक है। सेकेंडली क्या होता है दोस्तों कि आप मैनुअली, आप डिपार्टमेंट जिस भी डिपार्टमेंट को होती है उसको आप मैनुअली भी जाकर उन चीज़ों के बारे में पता कर सकते हो। एक वैलिड आधार कॉपी आईडी जो वैलिड आईडी जो होती है वो उसके साथ में लफ करनी पड़ेगी दोस्तों। एक 10 रुपये का पोस्ट लोडर जो आपके नज़दीकी डाकखाना में मिल जाएगा दोस्तों, उसमें 10 रुपये का प्लस में कितने रुपये का भी आप जान सकते हो कि भी आपको पता है कि भी कितनी ज़्यादा आरटीआई हो सकते हैं, कितने पेजेस वगैरह हो सकते हैं, उस हिसाब से आप पोस्ट लोडर लगा सकते हो। मिनिमम 10 रुपीज़ जो होती है दोस्तों, ठीक है। मेन मोटिव यही है दोस्तों। आरटीआई सिंपली वे में कहा जाए तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है आरटीआई का, आप एक कोरा और हैंड रिटन उस पर कोरे पेज पे हैंड रिटन लिख के और आरटीआई मतलब थ्रू पोस्ट भी सेंड कर सकते हैं और फिर मैनुअल भी सेंड कर सकते हैं दोस्तों, या फिर परफॉर्मा में लिख कर थ्रू पोस्ट या फिर मैनुअली डिपार्टमेंट को जाकर दे सकते हैं दोस्तों। थर्ड स्टेप क्या होगा दोस्तों, अगर आपको ऑनलाइन का नहीं पता है तो आप इस ऑफलाइन मोड में जा सकते हैं, और अगर ऑनलाइन की जानकारी है आपको तो ऑनलाइन www.rtionline.gov.in पर जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं दोस्तों। वहाँ पर आपकी सारी चीज़ों की डिटेल वगैरह पूछी जाएगी दोस्तों, वहाँ डिटेल वगैरह फिलअप करके दोस्तों आप आरटीआई भर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।